नमस्कार, मैं जय निवास टाइम्स लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। अभी एक से बढ़कर एक आपने स्क्रीन पर कई खबरें देखा जो अखिल भारतीय लोध महासभा से संबंधित था और यह राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक देवभूमि हरिद्वार स्थित भूपतवाला क्षेत्र में किया गया। इसी सिलसिले में हमारे स्क्रीन पर आपके साथ आपके सामने मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। इनसे जानते हैं 2 दिवसीय कार्यकारिणी का उद्देश्य क्या था और 2 दिन कार्यकारिणी पूरी चलने के बाद पूरे भारत के अनेक राज्यों से, प्रांतों से, जिलों से लोग आने के बाद निष्कर्ष क्या रहा। इन्हीं मुद्दे पर छोटे छोटे प्रश्न इनके साथ रखेंगे। सबसे पहले दर्शकों को सर अपना परिचय बताइए। मैं लोधी विपिन वर्मा उर्फ डेविड, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय लोध महासभा, वर्तमान में एटा सदर से विधायक भी हूँ। जैसा कि इन्होंने कहा, लोध के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एटा से विधायक भी हैं। राजनीतिज्ञ पारंगत होते हुए भी, राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी पूरे देश के समाज को एकजुट करने का बीड़ा आपने कब उठाया और इस रास्ते में चलने पर क्या क्या परेशानियां सामने आ रही है? 2011 में हमारे एटा के अंदर एक राष्ट्रीय महाकुंभ हुआ समाज का। उसके अंदर पूरे भारत के बुद्धिजीवी वर्ग, हमारे बुजुर्गगण, सब लोगों ने मुझको राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया। तब से मैं निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर समाज के प्रति समर्पण भाव से सभी प्रदेश जहाँ पर समाज रहता है उनमें काम कर रहा हूँ। अगर हम समाज की बात करें तो समाज को एकजुट करने को लेकर, समाज को गति देने को लेकर अब तक भारत के कितने राज्यों का भ्रमण पार्टिकुलर समाज के उद्देश्य को लेकर आपने किया है? देखिए, 14 प्रदेशों में समाज अच्छी तादाद में रहता है। कहीं राजनीतिक रूप से बड़ा मजबूत माना है, कहीं संख्या बल से कम हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव उन स्टेटों में भी काफ़ी है। और भ्रमण के दौरान मेरा भ्रमण लगभग पूरे भारत में सभी स्टेटों में लगातार रहता है। सब जगह प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम होते हैं, उनमें मेरा जाना आना रहता है। और इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर हर साल एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी होती है, उसमें सभी प्रदेशों से लोग प्रतिनिधिमंडल आते हैं। राष्ट्रीय पदाधिकारी भी होते हैं, प्रदेश पदाधिकारी होते हैं, प्लस आमंत्रित अतिथिगण भी होते हैं। उनमें पूरे भारत के लेकर के हर चिंतन होता है, चाहे वो राजनीतिक हो, शैक्षिक हो, व्यावसायिक हो, एग्रीकल्चर पर हो। सभी विषयों पर सभी फील्डों के स्पेशलिस्ट लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग रहते हैं। और जो चिंतन के बाद जो रिसर्च होते हैं उस पर महासभा काम करती है, उन्हें फील्डों में काम करती है। जैसा कि आपने अपने पोस्टर, बैनर, वेबसाइट और हर जगह लोगो, किताब, मैगजीन में अपने 10 महापुरुष, स्त्री पुरुष दोनों 10 महान हस्तियों का चित्र आप छापते हैं, उनकी शख्सियत के रूप में उन्हें आप मानते हैं। ऐसे में वर्तमान समाज में आपके गुरु कौन होंगे समाज के लोग, या समाज में ऐसे कर्णधार कितने लोग हैं जो वाकई समाज के लिए समर्पित हैं? देखिए, कई बार होता क्या है, वर्तमान परिस्थिति के लोग आकलन से आकलन करते हैं। जब कभी इतिहास में जाते हैं तो इतिहास को पढ़ते हैं तो बहुत बड़ी चीज़ों में अंतर दिखता है। हमारे समाज का वर्णन वेदों से है और वहाँ से लेकर हम लोग लगातार इस पृथ्वी पर हैं। और हमारे समाज के विभिन्न फील्डों में आप समझ लीजिएगा, यदि आप पढ़ेंगे तो देश से लेकर आज तक लोधी समाज का कोई एक कार्य, जिस तरीके से समाज का वर्णन है, किसी भी वर्णन में लोधी समाज का कोई ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा कि ये वाले काम करने वाली कम्युनिटी है। लोधी समाज लोग धारण करने वाली क्षत्रिय कम्युनिटी रही है और निरंतर रूप में इस पृथ्वी पर अपना प्रभाव रहा है। आप जब देखेंगे तो कई इतिहासों से देखते हुए पुराने आपको इनका वर्णन मिलेगा, राजस्थान में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, उत्तर प्रदेश में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और आप देखेंगे कि वर्तमान में लोधी समाज को कृषि से जुड़ी हुई कम्युनिटी माना जाता है। और स्पष्ट तौर पर मान लीजिएगा, एक कम्युनिटी जो सक्रिय होती है और जो क्षेत्र में काम कर रही होती है उसकी एक आयु सीमा होती है। उसमें सेवा देने के बाद वो कम्युनिटी क्या करेगी,
तो उस रूप में वो कृषि के क्षेत्र में वो कमेटी आई और जब कृषि संपन्न थी तो उसी रूप में लोधी समाज बड़ा संपन्न स्थिति में रहा। और जैसे जैसे कहते हैं ना लोग कृषि एक सेकेंडरी फायदा में आती थी उद्योगों के साथ साथ, तो उसी रूप में हमारा समाज खेती पिछड़ने के साथ थोड़ा पिछड़ेपन में आता है। और हम लोगों ने जहाँ जरूरत थी पूरे हमारे पुराने हमारे जो पुराने पुरखे थे, जब जरूरत थी तलवारों की उन्होंने तलवार उठाई। जहाँ संघर्ष की जरूरत थी, चाहे वो अंग्रेजों का शासन हो, मुगलों का शासन हो, बहुत बड़ा इतिहास रहा है। उसके बाद वर्तमान समय में जब जरूरत है देश को, तो आज कलम से भी साथ है, हल से भी साथ है, कृषि का उत्पादन कर रहे हैं। राजनीतिक रूप से भी आप देखिए दो बड़े प्रदेश, चाहे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दो बार मुख्यमंत्री दिए हैं, तो उस पार्टी के साथ हम निरंतर रहे हैं जिसको राष्ट्र भावना के रूप में देखा जाता है। तो समर्पण भाव हमारे समाज में रहा, राष्ट्र को हमारे खून में है और देशभक्ति हमारे सब रंगों को बह रही है। उसी रूप में हमारा समाज काम कर रहा है और पूरे भारत में एक साथ एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि सर्वज्ञात है, सर्वविदित है, इतिहास गवाह है और आपके समाज ने मौका मिलने पर तलवार भी उठाया था और आज आपका समाज के लोग खेती करके लोगों का पेट भरने का काम करते हैं। और इसी सिलसिले में कमोबेश आप भारत के कई राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं, लेकिन भारत बोली, भाषा, रहन सहन के आधार पर कुछ अलग है, सीमा, क्षेत्र, भौगोलिक आधार पर अलग है। ऐसे में आप कह रहे हैं मैं कई क्षेत्रों का भ्रमण कर चुका हूँ, तो इस रूप में भाषा को लेकर, रहन सहन को लेकर या फिर समाज में एकजुटता को लेकर क्या चुनौतियाँ? देखिए, हर प्रदेश की अलग भाषा होती है, अलग पहनावा होता है, अलग खान पान होता है और उस रूप में वो भाग रहते हैं। और हमारे समाज में कई बार चर्चा आती है कि हमारा एक टाइटल नहीं है। मैं इस बात पर हंस देता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ राजस्थान में टाइटल अलग अलग है, मध्य प्रदेश में टाइटल अलग अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, झारखंड में अलग है। कहने का मतलब है हमारे टाइटल अलग हो सकते हैं, लेकिन भावना यही है। और लोधी शक्ति कमेटी से जुड़े होने के कारण से हम लोग अपने व्यवहार के आधार पर एक दूसरे से पहले भी जुड़े रहे, शिफ्टिंग होती रही है। जैसे कहिएगा हमारे यहाँ कई बार इतिहास मिलता है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का अधिकतम मिला जुला इतिहास मिलता है। कहीं तो अपने उस समय के समय काल में उस समय की परिस्थिति के अनुसार शिफ्टिंग हुई और शिफ्टिंग के हिसाब से जो जहाँ पहुँचा उसमें रहा। तो भाषा वहाँ की अलग अलग रही। जैसे मेरा छत्तीसगढ़ में रहा था वहाँ पर काम करना लगे, तो हम लोग एकजुटता के साथ रहते हैं। और जैसे अपने राष्ट्रीय सभा में तो 10 प्रदेशों को आए, 2 प्रदेशों से लोग नहीं आ पाए, तो सभी लोग एक साथ बैठते हैं तो सभी का खान पान रहता है और उसमें मिलते रहते हैं और एक दूसरे सीखते भी हैं। हर समाज में, हर प्रदेश में अच्छाई होती है और एक दूसरे से सीखने को मिलता है। जब मैं भ्रमण करता हूँ तो हर प्रदेश में जाके जो समाज हमारा वहाँ पर जीवन शैली जीता है तो वहाँ से जो अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं मैं ला करके अपने घर में भी लागू करता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर जूते चप्पल के साथ घूमने के आदि हो चुके हैं, लेकिन जब मैं जाता हूँ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अपना राजस्थान, तो यहाँ परंपरा रही है कि घर के बाहर ही जूते चप्पल आते हैं, तो वो परंपरा हमने लागू की और उस लागू करने को बड़ा घर में एक माहौल बनता था। कोरोना काल आया तो ये चीज़ सबने लागू की, यहाँ आए यहाँ भी कोई चीज़ है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें सीखने को दूसरे के द्वारा मिलती है। ऐसे में आप ये 10वां अधिवेशन था जैसा कि मैं जान पाया हूँ, ऐसे में और कौन कौन सा राज्य रह गया है जिस और अधिवेशन होना चाहिए और अधिवेशन में खास कुछ इस बार के अधिवेशन में क्या कुछ निकल कर आया है? देखिए, हमारा अधिवेशन हमने पहले हो चुका था, दूसरा हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा हमारा महाराष्ट्र में नामटेक में भी हुआ है, छत्तीसगढ़ अभी, हमारा झारखंड है, गोवा के अंदर भी हमारा अधिवेशन हुआ है, अभी तेलंगाना राज्य का हुआ है, गुजरात है। इनमें हमारी अलग अलग बैठकें हुई हैं लेकिन अधिवेशन नहीं हुआ। हमारी योजना है आने वाले समय में अलग अलग प्रदेशों में भी करेंगे। अभी हम लोगों ने भ्रमण में नेपाल के अंदर भी एक बड़ी बैठक की, बहुत अच्छी तादाद में लोग मिले और आत्मीयता से बहुत स्वागत भाव से उन्होंने हम सबका आदर भाव किया। और हमारी नेपाल के अंदर भी उन्होंने आग्रह किया कि अपने यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल पूरा वहाँ पहुँचे। तो मेरी भी इच्छा है, उन लोगों की इच्छा है, हमारे राष्ट्र की इच्छा है कि आगे चलकर नेपाल में भी अपना राष्ट्र कार्य करेंगे। इसके अलावा हमारे समाज के लोग अलग अलग देशों में भी हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन एक देश नाम भी लूँगा नहीं,
वहाँ से भी आपने आया है कि एक प्रतिनिधिमंडल आपका 150 तक का यदि आता है तो हम उसको 6 दिन का रुकने की व्यवस्था करा करके वहाँ भी सम्मेलन कराएं। तो कहने का मतलब यह जब कार्यक्रम होते हैं लोगों का भाव जुड़ता है तो सब बढ़ चढ़ के आते जाते हैं और सब प्रदेश जुड़ते जा रहे हैं। तो एक मनोभाव से सब जगह अच्छा एक समीकरण बनता है। जैसा कि आप डाटा इकट्ठा कर पाए होंगे, क्योंकि आप भारत भ्रमण कर चुके हैं, तो आपके समाज के लोग पूरे भारत में संख्या और आबादी के हिसाब से कितने हैं, और आगे आज जो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ इसकी चुनौती दो तीन अगर पूछा जाए क्या है समाज में? देखिए, संख्या बदला आप पूछेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तो छत्तीसगढ़ अच्छी संख्या वाले प्रदेश है। महाराष्ट्र के अंदर हमारी नागपुर बेल्ट जो है मजबूत बेल्ट है। इसके अलावा हमारा झारखंड में कुछ एरिया है और अन्य प्रदेशों में गुजरात वगैरह अन्य जगह पर अलग अलग संख्या पर अलग अलग तरीके का है। लेकिन जो आप जिस भाव से आप पूछ रहे हैं तो उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि हमने जो कहा है 4 स्टेट, इसमें हम राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ने और बनाने में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर कई तरीके के मंथन हुए हैं। हर मंथन के बाद हम लोग आपको ईमानदारी बता दें, हर मंथन के बाद हमने राजनीतिक सफलता को बढ़ा करके पाया है प्रदेशों में और अपनी पहचान को बनाया है। हर बार यहाँ पर जब लोग आते हैं नई ऊर्जा से जाते हैं और नई काम शैली में काम करते हैं और उसके बाद हम लोग सभी समाजों के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारी राष्ट्रीय सभा का बहुत स्पष्ट मत है, हम अपने समाज को और उन्नतशील बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, शिक्षक बनाना चाहते हैं, उन्नतशील किसान बनाना चाहते हैं, उद्योगपति बनाना चाहते हैं। हम एक जागरूकता अभियान चलाते हैं। हमारा विषय किसी अन्य समाज के प्रति कोई नफरत आता अलग नहीं होता। और हमारे तो मोदी जी भी यही कहते हैं कि हमारा देश को आगे बढ़ाना तो हर गाँव को आगे बढ़ाना है शहर को। उसी रूप में हम लोग हमारा समाज इतनी बड़ी संख्या वाला समाज यदि वो मजबूत होता है तो मेरा मानना है राष्ट्र भाव इसमें भी है और वो एक तरीके से राष्ट्रीयता भाव से सामाजिक संगठन हमारे काम कर रहे हैं और वो भी उसी मंशा से हम लोग एक साथ काम कर रहे हैं। भारत में विभिन्न भाषा धर्म के लोग रहते हैं, समाज कोई भी हो राष्ट्र धर्म होना अनिवार्य है। और ऐसे में अपने समाज को आप संगठित कर रहे हैं, अपने समाज के लिए अंत में दो शब्द क्या कुछ है? मैं अपने समाज से यही उम्मीद करता हूँ, आप जिस फील्ड में भी हैं वहाँ बहुत अच्छा करें। यदि आप कृषि में हैं तो उन्नतशील किसान बनते हुए उसको और लाभप्रद कैसे बनाया जाए वहाँ काम करें। जो लोग हमारी शिक्षा को पहले महत्व नहीं देते थे, जो शिक्षित हो रहे हैं वो लोग जितना समाज में कर रहे हैं, मैं उनसे भी कहूँगा समाज के हर घर में शिक्षा का भाव जागृत हो और हमारे बच्चे शिक्षित बने। और इसके साथ साथ मैंने अपने अभिभावकों को व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण मैं संदेश देना चाहता हूँ। क्योंकि आज आप देखेंगे पूरे विश्व के अंदर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष हो, तो हमारे प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं व्यापार की बात होती है। आज पूरे विश्व में व्यापार एक मजबूत कड़ी है। उसी रूप में हम लोग व्यापार को भी एक जोड़ने के रूप में अपने व्यापार को व्यापार में जोड़ना चाहते हैं। अवंती भाई जिंदाबाद, अवंती भाई, अवंती भाई, अवंती भाई। ये थे हमारे साथ लोधी समाज के लोग जिन्हें एकजुट करने का कार्य देवर जी ने किया है। अब ये देखते हैं कारवां कब तक चलता है, लोग कब तक जुड़ते हैं और यह विशाल जो 1 लाख चलों के साथ शुरू हुआ था वट वृक्ष ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में क्या धूम मचाने वाला है। आप आगे आगे देखते रहिए। हरिद्वार से जय निवास की जय। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।